जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, तो उसका सेकेंड भाग हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग आज की क्लास है, जिसमें टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग को मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था। लेखांकन की परिभाषा की शब्दावली बोली जाती है। तो लेखांकन की शब्दावली जो होती है उसमें से सबसे पहला हमारा रहतिया है, दूसरा होता है लेनदार, तीसरा होता है देनदार, चौथा होता है दायित्व, पांचवा होता है हमारा स्थायी दायित्व, और दायित्व के अंदर ही स्थायी दायित्व होता है और दायित्व के अंदर ही चालू दायित्व होता है। ये हमारा दायित्व दो प्रकार के होता है। पांचवा जो हमारा संपत्ति एसेट्स, जिसको एसेट्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इस संपत्ति भी हमारी दो प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। छठवां है हमारा व्यय, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, जो हमारा दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। ये दो प्रकार के होते हैं। तो आज की टर्मिनोलॉजी में हम बस इतने को ही पढ़ेंगे। जैसे रहतिया को स्टॉक्स बोलते हैं, लेनदार को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, देनदार को डेब्टर बोलते हैं, दायित्व को लायबिलिटीज बोलते हैं, स्थायी दायित्व को लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटीज बोलते हैं, चालू दायित्व को शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं, स्थायी संपत्ति को फिक्स एसेट्स बोलते हैं, चालू संपत्ति को करंट एसेट्स बोलते हैं, व्यय को एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यय को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। रहतिया स्टॉक्स, किसी भी व्यवसाय या किसी भी दुकान में जो माल उपलब्ध है वह स्टॉक्स कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और अगले साल के पहले दिन वह माल ओपनिंग स्टॉक्स कहलाता है। अगला पॉइंट है देनदार क्रेडिटर, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है या ऋण देता है, या लेनदार या क्रेडिटर कहलाता है। संक्षेप में उधार माल बेचने वाला क्रेडिटर कहलाता है। इस व्यक्ति को ऋणी से धनराशि प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए पारस ने राहुल को 10,000 का माल बेचा, या पारस क्रेडिटर कहलाएगा। जैसा कि क्रेडिटर को हमने देखा, इसके बाद देनदार होता है। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल, सेवाएं या रुपया उधार लेता है वह ऋणी या देनदार या डेब्टर कहलाता है। संक्षेप में उधार माल खरीदने वाला ऋणी या डेब्टर कहलाता है। उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि या निश्चित दिन के बाद पैसा चुकाना होता है। उदाहरण के लिए राज ने अनिल को 5,000 का माल उधार बेचा, यहाँ अनिल ऋणी या डेब्टर कहलाएगा। दायित्व लायबिलिटीज, स्थायी दायित्व लॉन्ग टर्म फिक्स लायबिलिटीज, चालू दायित्व शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज। वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों के पैसे चुकाने होते हैं दायित्व या लायबिलिटीज कहलाते हैं। यह लायबिलिटीज दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा स्थायी दायित्व लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा समाप्त होने पर चुकानी होती है या 1 साल पर चुकानी होती है। उदाहरण के लिए आपने अपने दुकान के लिए फर्नीचर 2 साल के लिए उधार पर लिया, यानी 2 साल के अंदर वो पैसा चुकाना है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। दूसरा होता है हमारा चालू दायित्व शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। ये वे लायबिलिटीज होते हैं जो 1 साल या उससे कम में अदा करना होता है या चुकाना होता है। उदाहरण के लिए आपके क्रेडिटर को 1 साल के अंदर पैसा चुकाना है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है। अभी तक हमने लायबिलिटीज के बारे में देखा, लायबिलिटी होती क्या है, लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि हमारी संपत्ति क्या होती है। संपत्ति एसेट्स बोले जाते हैं इंग्लिश में। व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार में संचालित होती है संपत्ति यानी एसेट्स कहलाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है अचल संपत्ति, जिसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। दूसरा होता है हमारा चल संपत्ति, जिसको बोलते हैं करंट एसेट्स या अस्थायी संपत्ति कहा जाता है। पहला होता है हमारा जो अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति ये वे वस्तुएं
जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती है और जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, जिनका उपयोग बार बार किया जा सकते, उसे अचल संपत्ति कहा जाता है। जैसे संपत्ति व्यापार में आय बढ़ाने में बड़ी सहायता देती है। इसके अंतर्गत भवन, मशीनें, फर्नीचर, मोटर गाड़ी आदि आते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, चल संपत्ति या अस्थायी संपत्ति, करंट एसेट्स। ये वे संपत्तियां हैं जो अस्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती, जैसे रोकड़ा, बैंक में जमा धनराशि, स्टॉक्स, डेप्टर्स तथा अन्य वे सभी संपत्तियां जो आसान या शीघ्रता से नकदी में परिवर्तित हो जाए, नकदी मतलब कैश में परिवर्तित हो जाए, वो हमारी चल संपत्ति या अस्थायी संपत्ति कही जाती है। अगला पॉइंट है हमारा व्यय, एक्सपेंसेस। माल का उत्पादन या बनाने में जो भी खर्चे होते हैं वह व्यय या एक्सपेंसेस कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय वह होता है, वे खर्चे होते हैं जो व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है। कच्चा माल या पक्का माल को खरीदने में लगा भाड़ा या उसको गोदाम तक पहुंचाने में लगाया गया किराया भी उसमें जोड़ा जाता है। उत्पादन की दशा में कच्चे माल से खरीद से लेकर उसे विक्रय योग्य स्थिति तक लाने में जो भी खर्चे होंगे वह सब प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वस्तु के लागत का एक हिस्सा होता है। गाड़ी का भाड़ा, ऑक्टरी ड्यूटी, मजदूरी, फैक्ट्री का बिजली, ईंधन आदि उत्पादन व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। प्रत्यक्ष व्यय जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यय में हम सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखेंगे। वे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधित होता है। ऐसे एक्सपेंसेस का प्रभाव विक्रय किए जाने वाले माल के लागत पर बिल्कुल नहीं होता। ये व्यापार के लाभ को घटा देता है। इसके अंतर्गत आने वाला एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजमेंट, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाने वाला वेतन, उन्हें दिया जाने वाला कमीशन, कार्यालय के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, बिजली का बिल, ग्राहकों की दी जाने वाली छूट, पूंजीकरण पर ब्याज, बैड डेट या डिप्रिसिएशन आदि होते हैं। जैसा कि हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में देखा, ये हमारे अलग अलग प्रकार के टर्मिनोलॉजी होते हैं। टैली के इस अध्याय में हमने अकाउंटिंग के जिस टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना है वह साइड फर्स्ट की सभी डाटा होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको आगे फॉरवर्ड करें जिससे कि सभी लोग हमारे इस वीडियो का सीख सके। टैली होती क्या है, टैली के बारे में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, सब वो सब सीख सके। इसके लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसको फॉरवर्ड करते रहिए। धन्यवाद।